अखबार में बड़ी ज़बरदस्त खबरें इस दफ़ा और आपसे कुछ डिस्कस भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले खुश आमदीद, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। और सबसे पहली हेडलाइन जो हम सबकी नज़र से गुजरी है वो ऑफकोर्स ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स दिए थे कि मोबाइल फ़ोन जो प्रीपेड कार्ड्स होते थे उस पर जो टैक्स डिडक्शन थी उसको एग्जेम्प्ट किया गया था। यानी पहले आप 100 रुपये का कार्ड डलवाएं, फौरी तौर पर 40 रुपये 25 रुपये डिडक्ट हो जाते थे, आपके पास बचता था इतना सा बैलेंस और फिर आप मिस्ड कॉल की एक अजीब सी रूटीन में चले जाते थे। अब आप लोगों को मिस ज़रूर करें, उनको कॉल ज़रूर दें, लेकिन मिस्ड कॉल ना किया करें। इसलिए ये जो चीफ जस्टिस साकिब नासिर का ये डायरेक्टिव था उसको रिवर्स कर दिया गया है। अब आपके प्रीपेड जो कार्ड्स हैं उसको जब आप अपलोड करेंगे, उसको टॉप अप करेंगे तो अगेन आपसे टैक्स डिडक्ट किया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद था गवर्नमेंट्स के लिए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के लिए रेवेन्यू कलेक्शन क्योंकि उनके पास जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक जब इसकी आखिरी हेयरिंग हुई तो कहा गया कि पंजाब ने तकरीबन 120 बिलियन रुपए से कलेक्ट किए थे, सिंध ने 90 बिलियन, इसके अलावा बलूचिस्तान से 36 यानी 36 बिलियन कलेक्ट हुए थे एंड लास्टली केपी से 55 बिलियन रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि जहां हम इस बात पे बड़ा प्राइड लेते हैं कि पाकिस्तान भर में स्मार्टफोन्स, मोबाइल फ़ोन की पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो दिस वाज द रेवेन्यू कलेक्शन। शायद कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में झोल है या हम उसको पूरी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहे, क्योंकि पूरी दुनिया में इतने सारे स्मार्टफोन का होना और जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है उससे एम वॉलेट, मोबाइल ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट्स अब प्राइस की तरफ है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिस तरह अगर हम कहते हैं कि पूरी पॉपुलेशन के बैंक अकाउंट्स भी कम हैं, क्रेडिट कार्ड्स कम हैं, एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ अबाउट 40 to 50,000 ट्रेडर्स ऑल ओवर पाकिस्तान प्लास्टिक मनी को आपसे एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहें, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 40-50 हज़ार ट्रेडर्स ऐसे हैं जो ये प्लास्टिक मनी को कलेक्ट करते हैं। अगर मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं तो इसी को इनकरेज करने के लिए, ये नए मीन्स को इनकरेज करने के लिए किया ये जाता है कि अगर आप पेट्रोल पंप पे पेमेंट करें वाया योर डेबिट कार्ड और योर कैश कार्ड तो आपको कैश बैक मिलता है, ताकि लोगों को इनकरेज किया जाए कि वो इस तरह के रादर देन कैश आप इस्तेमाल करें अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। हमारे यहाँ जी उल्टा है, क्योंकि ट्रेडर को एक सर्टेन परसेंटेज चार्ज की जाती है कि वो ये सहूलत इस्तेमाल कर रहा है, तो कभी कभार वो ये चीज़ भी पास ऑन कर देता है आपको। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी दुकान में आप जाते हैं, आपसे फ्रिज ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं या जो भी चीज़, और आपका बिल 10,000 20,000 से ज़्यादा आया, तो ये वो सहूलत है जो आप उस शॉपकीपर को दे रहे हैं, वहाँ से आप 10,000 20,000 खरी कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हो ये रहा है कि वो 3% 3.5% जो उस पर लगना था वो भी आपको चार्ज कर रहा है और कह रहा है कि मज़ीद ये पेमेंट भी कीजिए। खैर, कमिंग बैक टू द मोबाइल फ़ोन्स, ये मेरे ख्याल में पहले जब इसका आना हुआ था तो बहुत सारे लोगों के लिए एक बूम था। अगर आपको याद हो तो पहले आपके कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इन सब की दुकानें होती थी। अगर आपको किसी काम से इनसे रुजू करना पड़ता था तो एक घर का फ़र्द जाके पहले देखता था कि जी दुकान खुली है या नहीं खुली, जनाब अली प्लम्बर साहब या कारपेंटर साहब या डिश वाला, केबल वाला अपनी दुकान पर मौजूद है भी या नहीं। जब से इनके मोबाइल फ़ोन्स आए थे तो बहुत सारे और इस तरह के टेक्नीशियंस भी आने लगे। आपको याद होगा कि जी लोग अपनी मोटरसाइकिल के पीछे अपना नंबर डिस्प्ले करके चल रहे होते थे कि जी अगर हम कारपेंटर की ज़रूरत है तो इस नंबर पे कॉल कीजिए। अब मेरे ख्याल में एवरीबडीज़ लाइफ इज़ गेटिंग अफेक्टेड। ये जो दोबारा से टैक्सेस लागू हुए हैं उसके बाद हो सकता है कि आप इसका पिंच महसूस करें, आपके पास बहुत जल्दी आपको लगे कि आपका क्रेडिट यूज़ हो जाता है। ऑल्दो पूरी दुनिया में इसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए भी, ताकि जो टेलीकॉम्स की इन्वेस्टमेंट है अपनी इंडस्ट्री में उसको बेहतर बनाया जा सके। एक दफ़ा फिर मैं अगर आपको मिसाल दूँ सऊदी अरब की, वहाँ इतने ज़्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर्स नहीं हैं। पाकिस्तान में भी हमने एक तरह से कोलैबोरेशन, एक तरह से मर्जिंग देखी। वारिद मर्ज विद मोबिलिंक विच इज़ नाउ कॉल्ड जैज़ एंड दे बिकेम द बिगेस्ट नेटवर्क इन पाकिस्तान। लेकिन कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान भर में जो PTA ने इनको एक फार्मूला दिया था कि किस तरह उनको नज़र आता है, उनकी एस्टिमेट्स के मुताबिक 5 साल में जितनी यूथ पॉपुलेशन को देखते हुए कितने ज़्यादा स्मार्टफोन्स बिकेंगे, स्मार्टफोन्स तो बिकेंगे, कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे, इंटरनेट पेनिट्रेशन कितनी बेहतर हो जाएगी। यकीनन हमने उसमें बेहतरी देखी है। अब पाकिस्तान के कूचे कूचे छोटे से बड़े शहर में आपको इंटरनेट मैसर है, लोग ऑनलाइन हैं, लेकिन फिर भी जिस किस्म की ग्रोथ प्रिडिक्ट की थी PTA ने वैसी नहीं हुई है। सो ऑलरेडी आपका 4G के बाद टेलीकॉम्स बेचारे खसारे में गए हुए हैं, उनके लिए अभी तक अपना बिजनेस प्लान को रिकवर करना मुश्किल हुआ है। मेरे ख्याल में इस चीज़ को देखते हुए कि टैक्सेस भी उन पर लागू हो रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा टेलीकॉम को होता है या हुकूमत का होता है, दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर
शो है, इसको ज़रूर हम एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन अभी लेते हैं जी एक छोटा सा ब्रेक। सारिफ के लिए थोड़ी दिल दहलाने वाली खबर है, 100 रुपये का बैलेंस अब उतना लास्ट नहीं करेगा जितना पहले करता था, लेकिन ये हरगिज़ बहाना ना बनाइएगा कॉल ना रिटर्न करने के लिए भी। बहरहाल जी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन हम अक्सर बात करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से। हाल ही में हमने देखा कि दुनिया भर में दहशतगर्दी के, इंतहा पसंदी के वाक़यात होते हैं तो वहाँ पे खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। हमारे जवान भी, चाहे वो उनका ताल्लुक फ़ौज से हो, रैपिड रिएक्शन फोर्सेस से हो या फिर पुलिस से हो, उनकी कारकर्दगी बहुत ही शानदार है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम उनको ख़बरों में आगे नहीं लेके आते, उनको उनकी बहादुरी पे, उनकी शुजात पे जिस तरह हमें एक खिराज तहसीन देना चाहिए वो हम नहीं देते। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी ही शख्सियत से करा रहे हैं जिनका शुमार वाकई दुनिया की बहादुर तरीन शख्सियात में होना चाहिए। इन्होंने बहुत सारे बॉम्ब्स को डिस्पोज ऑफ किया है। जिस तरह के आपको पता है, इस तरह की इतलात पाकिस्तान में एक टाइम पे बहुत आम थी। बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते थे जिसमें कीमती जानों का, माल का नुकसान होता था। तो जब पहले जो इनकी रिएक्शनरी फोर्स होती है, सबसे पहले हमारा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहाँ पे पहुँचता है। तो हमारी आज की मिलो पाकिस्तान की शख्सियत, हमारे अचीवर का ये ऑनर है कि उन्होंने कई बॉम्ब्स को डिस्पोज ऑफ किया। लेकिन वो क्या लम्हात होते होंगे जब आपको पता है कि आप वाकई लिटरली अपनी जान हथेली पे लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इनसे मुलाकात भी कराएंगे। लेट्स टेक अ लुक। पाकिस्तान का शेर दिल जवान इनायतुल्लाह उर्फ टाइगर, डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखने वाले बम डिस्पोजल स्क्वाड के सरबराह इंस्पेक्टर इनायत उर्फ टाइगर बेखौफ खतर कई साल से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कई बार अपनी जान को खतरे में डालने वाले इनायत एक बम को नकारा बनाते हुए अपने दाएं पांव से महरूम हो गए थे, जिसके कुछ अरसे बाद कौमी हीरो की मसनूई टांग लगा दी गई। पाकिस्तान के इस बहादुर सपूत को 2015 में उनकी दिलेराना खिदमत पर सदारती मेडल से भी नवाजा जा चुका है। जी जनाब, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और फ़ख्र की वजह है कि हमारे साथ इनायतुल्लाह टाइगर मौजूद हैं। इनको 2015 में तमग़ा शुजात से नवाजा गया। और आपको अभी तक बताते चलें कि ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड यूनिट डेरा इस्माइल खान पुलिस से इनका ताल्लुक़ है। इसके अलावा ये 7 दफ़ा इनको मुख्तलिफ वाक़यात में इंजरीज़ का सामना करना पड़ा, ये ज़ख्मी भी हुए। और 300 बॉम्ब्स, 5 सुसाइड वेस्ट और 3 एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल्स को इन्होंने नाकारा बनाया और बहुत सारी जानों को बचाया। आज हमारे साथ मौजूद हैं इनायतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में मिलो पाकिस्तान में हमें ज्वाइन करने का। इनायतुल्लाह साहब, ये जो बहादुरी का सफ़र है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको इतनी कामयाबियों से नवाजा, ये इस सफ़र के बारे में बताइएगा। फ्रॉम इनायतुल्लाह टू इनायतुल्लाह टाइगर, ये सफ़र कैसा रहा? बिल्कुल, ये सफ़र तो बहुत डेंजरस और बहुत दिलचस्प भी रहा और अच्छा रहा। लेकिन मैं मतलब है का ये टाइगर का कम्युनिकेशन के लिए कॉल साइन इस्तेमाल होता है, जैसे कि हम वेल सेट में एक दूसरे को कॉल साइन करते हैं। और ये हालात और दहशतगर्दी की लहर इतनी बड़ी थी और इतनी रोज़मर्रा की कालें होती थी और रोज़मर्रा के अटैक होते थे कि उसमें टाइगर 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 कह कर वो कॉल साइन इतनी ज़्यादा गूंजती थी वेल सेट पे कि लोगों ने मेरा निकनेम रख दिया। अब मैं किसी को कहता हूँ कि मैं इनायत बात कर रहा हूँ तो वो मुझे नहीं पहचान पा रहा था। जब तक मैं अगर उस दूसरे मतलब फ़ोन पे मैं उनको अपना निकनेम बताता हूँ तो फिर फ़ौर वो जान देता, हाँ हमने आपको वीडियो देखी या वो देखी, इस तरह की बातें फिर शुरू हो जाती हैं। और अब मुझे इस पर फ़ख्र, इस नाम पे जो लोगों ने मुझे निकनेम दिया, मैं अब अपनी आवाम का और अपने दोस्तों का और अपने महकमे का और शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक इनायतुल्लाह, ये बाइस सबके लिए भी है, हमारे लिए भी है कि ऐसे शेर दिल जवान हमारी फोर्सेस का हिस्सा हैं। इनायतुल्लाह, आपसे पूछना चाहूँगी कि इस कामयाबियों के सफ़र में कुर्बानियाँ भी थीं। हमें पता चला है कि 2014 में एक लैंड माइन में एक हादसा हुआ, यानी इसी तरह जब आप अपने फ़र्ज़ की राह में आगे बढ़ रहे थे तो एक धमाके की वजह से आपको अपना दायां पाँव, उसकी कुर्बानी भी देनी पड़ी। उस वक्त क्या आपके जज्बात थे? क्या थोड़ी देर के लिए आप ऑब्वियसली हर दफ़ा ही इंसान बड़े जोश व जज्बे से आगे पहुंचता है, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके खुद उस वक्त क्या तासुरात और जज्बात थे?
बिल्कुल मेरी ये जो मसनूई टांग लगी हुई है, ये 2014-20 जनवरी को तकरीबन शाम का टाइम था। हम माइंस फील्ड पे काम कर रहे थे और माइंसों को क्लियर कर रहे थे कि अचानक मेरी एक पाँव एंटी पर्सनल माइंस पे आया, जिससे मेरी ये एक टांग कटी और उंगलियों के टिप कटे। सही। तो मुझे ये बताइएगा कि इसके बाद फैमिली का क्या रिएक्शन था? थोड़ा अरसा आपको सर्विस से दूर रहना पड़ा होगा, फिर जिस तरह के हमने कहा कि एक आर्टिफिशियल लिम्ब लगाई, दोबारा अपने फ़राइज़ की दुनिया में आना, ये आपका पर्सनल डिसीजन था और उस वक्त आपने कैसा महसूस किया जब आप दोबारा अपनी टीम में, अपने स्क्वाड में शामिल हुए? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात भी है कि मेरी मसनूई टांग लगी और इस तरह के मेरे सवालात लोगों के दिमागों में आए कि शायद मैं ये काम दोबारा से ना कर सकूं। लेकिन जब मुझ पे ये धमाका और मैंने अपनी टांग देखी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और बहुत अफसोस हुआ। लेकिन जब मैं अस्पताल में और मसनूई टांग जैसे लगी और मैंने जो ख्वाहिश की थी और डॉक्टरों ने मुझे जब हौसला दिया कि आप बिल्कुल वैसे के वैसे काम कर सकेंगे, तो इंशाल्लाह उस हादसे के बाद 6 महीने, उस हादसे के 6 महीने बाद ठीक मैं उसी फील्ड में वही काम कर रहा था और उस दिन से आज तक तकरीबन 80-85 आईडी नाकारा कर चुका हूं। और रही घर के हौसले की बात, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मेरी कौम, मेरा घर, मेरा मुल्क, मेरा महकमा मेरी हौसला अफजाई करता है और उसी हौसला अफजाई से आज मैं इस कामयाबी तक पहुँचा हूँ। इनायतुल्लाह, यू आर डेफिनेटली एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी हु इज़ वाचिंग। और अक्सर आपने देखा होगा कि आपसे फील्ड से मुंसलिक यानी ये जो रोल है बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड का, ये हम अक्सर मूवीज़ में देखते हैं और मूवीज़ में हमें ऐसा लगता है कि बड़ा आसान है, क्योंकि हीरो अगर बॉम्ब को डिस्पोज ऑफ कर रहा होता है तो हमेशा सही तार काटता है, कभी उसमें हम खुदा न खास्ता कोई हादसा नहीं देखते, और ख़ास तौर पर अगर हीरो ये काम कर रहा हो। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये इतना ख़तरों से भरा फील्ड था, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी? व्हाट मेड यू चूज़ दिस फील्ड? बहुत सारे और दुनिया में काम होते हैं, लेकिन आप निडर हैं, बहादुर हैं, और आपने इस फील्ड का इंतखाब क्यों और कैसे किया? ज़ाहिर बात है कि बम एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। वो नहीं देखता, बच्चे को ना देखता है, बूढ़े को, तो उस जगह को तो वैसे ही हक है और मेरे अवाम की भी जिम्मेदारी है कि ऐसी चीज़ की अफवाह भी हो तो फिलफौर उस जगह को खाली करना चाहिए। और रही मेरी बात, तो ज़ाहिर बात है यही तो वही काम है जहाँ पे मेरी ज़रूरत आ जाती है और अल्लाह पाक ने हमें ये क्रेडिट दिया और अल्लाह पाक की मेहरबानी से हम वहाँ पे पहुँच गया और उस मुश्किल हालात को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एक्सप्लोजिव उसको हैंडलिंग करना हो या उस टाइप कोई ऐसा हादसा हुआ उसके ये हो कि वहाँ पे कोई और अंदेशा हो सकता है, तो इस तरह की क्लियरनेस देना हमारा काम है। और ख़ास करके मेरी फोर्सेस या मेरे वीवीआईपी या मेरी आवाम जहाँ पे इकट्ठ होती है, उनका गुजरगाह होता है या इस टाइप बाज़ार हो गए, तो उसमें मेरी टीम और हमारा काम होता है कि एडवांस हम इस तरह के हालात में रोज़मर्रा की क्लियरनेस देते हैं और वो जगह आवाम की जमा होने से या लोगों के आने से पहले ये रिस्क हमारा होता है कि उस रूट्स और उन जगहों को हम क्लियर करते रहते हैं। यकीनन इसका प्रोटोकॉल बहुत सख्त है और उसको देखना बहुत मुश्किल है। और जिस तरह एक दफ़ा फिर हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहें कि इनायतुल्लाह टाइगर साहब को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने 300 बॉम्ब्स को नाकारा बनाया, 3 इसमें जो सुसाइड जैकेट्स यानी जो खुदकश हमला आवर की जैकेट्स थी उसको नाकारा बनाया। इसके अलावा 5 से ज़ायद इस तरह के जो व्हीकल्स थे जिसके अंदर बम नस्ब किया गया था उसको भी नाकारा बनाया। इनायतुल्लाह, आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी कि ये इतना जान जोखिम का काम है, बहादुरी का काम है, इसका सिला एक तो जाहिर सी बात है उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं हो सकता कि कितनी कीमती जानों को आप बचाते हैं, उनको सेफ़ एंड सिक्योर करते हैं। क्या कहेंगे आप कि आपके नज़दीक सबसे बड़ा सिला या सबसे बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है इस काम का? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर बात है कि ऐसे काम में अगर हौसला अफजाई ना मिले तो बंदे का दिल भी टूट जाता है, लेकिन जज्बा बुलंद होना चाहिए क्योंकि अच्छे काम की और आपको ज़रूर सिला मिलता है। तो आज ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे जो है ना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से भी मुझे कैश नकद अवार्ड मिला और आईजी साहब की तरफ जैसे उन्होंने सुना कि उसकी मसनूई टांग की एक्सपायरी हो रही है, उन्होंने फिल फॉर 3 लाख भेजे और मेरी ये टांग फिर से बनवाई।
तो मैं इस तरह अपनी कौम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी भी हौसला अफजाई है कि जहाँ पे भी उनकी कोई ऐसी इवेंट्स होते हैं तो वो ज़रूर मुझे वहाँ पे बुलाते हैं और कोई ना कोई शील्ड देते हैं हौसला अफजाई करने के लिए। और आज उसकी ये मेहरबानी है कि अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, मेरा महकमा मुझसे कितना मोहब्बत करते हैं। जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं मैं उनका एक किस्म एक लाडला हूँ अपने ज़िले में। और जो भी वक्त आता है हमने कभी अपनी जान की कुर्बानी में कमी नहीं दी और इंशाअल्लाह अल्लाह में तौफीक दे आइंदा भी कि मैं अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकूं। और जैसे कि मैंने अपनी औजार कुर्बान किए तो इंशाअल्लाह हम कभी अपनी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जैसे कि मेरी आवाम और मेरे कमांडर हमारी हौसला अफजाई करते हैं तो हम तो उनके सिपाही हैं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान बहुत बहुत शुक्रिया इनायतुल्लाह हमारे साथ मौजूद होने का। आप फ़ख्र पाकिस्तान हैं और यकीनन तमग़ा शुजाअत जो आपकी बहादुरी आपकी दिलेरी के लिए जिससे आपको नवाजा गया है, आप उसको ट्रूली डिज़र्व करते थे। हमारे तमाम देखने वाले आप पे फ़ख्र करते हैं और यकीनन जब तक ये जज्बा हमारी फोर्सेस हमारे जवानों में मौजूद है, चाहे दुश्मन सामने से वार करे या छुप कर वार करे, हम यकीनन उसके जो इरादे हैं उनको पसपा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद होने का। इनायतुल्लाह टाइगर की कहानी हमने आपके सामने रखी। 300 से ज़्यादा बॉम्ब्स को नाकारा बनाया। इसके अलावा जो खुदकश हमलावर की जैकेट्स होती थी, जो व्हीकल्स में गाड़ियों में बम नस्ब किए जाते थे, उनको नाकारा बनाया। सेकंडों का खेल होता है। आप अगर इसको 1 मिनट के लिए इमेजिन करें कि हर दफ़ा आगे बढ़ना और इस तरह की किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना, अपने हवास पे काबू रखना, अपनी तमाम तर जो ट्रेनिंग है, अपने तमाम तर जो इंट्यूशन है, उसको इस पॉइंट पे लेके आना कि अपनी जान की परवाह किए बगैर अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस बॉम्ब को डिस्पोज ऑफ करना है। आई थिंक दैट ट्रूली डिज़र्व्स आवर सल्यूट। इसी के साथ नाज़रीन अब बढ़ते हैं एक ब्रेक से। जैसे ही हम वापस आएंगे आज की टॉप स्टोरीज़ भी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा एक्शन का रिएक्शन भी है और आज एक बड़ा ही ज़बरदस्त बिग डिस्कशन टॉपिक है। बड़ों की बात तो हम अक्सर करते ही रहते हैं, आज ज़रा बच्चों का जिक्र भी हो जाए। तो देखते रहिए आज पाकिस्तान एंड स्टे विद मी एज वी हैव अ लॉट लाइंड अप इन आवर स्टोर टुडे। वेलकम बैक। आपने कई मूवीज़ में ये डायलॉग सुना होगा, आई थिंक इट वाज मोर लाइक अ जोक, लेकिन वो काफ़ी आम फहम हो गया। लोग कहते हैं जी गलती से मिस्टेक हो गई। कई दफ़ा जब हमारी ज़बान फिसल जाती है, कोई ऐसी बात हम कह देते हैं तो कहते हैं कोई बात नहीं जी, ह्यूमन एरर हो जाता है। हाल ही में बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स आई हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से, तो उन पर तनकीद करने वालों का कहना है कि स्लिप ऑफ टंग्स कुछ ज़्यादा हो रहे हैं। क्या ये जानबूझकर इस तरह की लफ्ज़ों की चोट की जाती है या फिर वाकई ये ह्यूमन एरर है? इस पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। जी जनाब, कल से आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वावेला मचा हुआ है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बिलावल भुट्टो साहब को साहिबा क्यों कहा। और इस पे जो पेन पॉइंट है, देखिए आजकल ज़रा फैशनेबल भी है, हमारे अंदर का फेमिनिज्म ज़रा जागा हुआ है और मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई भी नहीं है। ख़वातीन के लिए इज़्ज़त और एहतराम हमारे दिल में होना चाहिए। जो आर्गूमेंट यहाँ पे पेश किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा यानी बड़े अफसोस की बात है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किसी को नीचा दिखाने के लिए, यानी अपने सियासी मुखालिफ को शो करने के लिए कि उनके आर्गुमेंट्स में, उनकी बातों में कोई वजन नहीं है, उनको तशबीह दी एक खातून से। तो एक तरह से ख़वातीन की तज़लील हुई है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ रोज़ कबल जो नज़ारे हमने पार्लियामेंट में देखे, जहाँ पे मुराद साहब के लिए भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो आपस में ये हमेशा से कहते हैं, यानी अगर हम माजी में देखें तो जब गो बाबा गो की तहरीक चल रही थी गुलाम इसाक खान के ख़िलाफ़, तो क्या उस वक्त हमें इस बात पर बुरा नहीं मनाना चाहिए था कि किसी की बुजुर्गी, किसी के सीनियर सिटीजन होने पे हम चोट कर रहे हैं? या फिर इसके अलावा कल अगर मुराद साहब के लिए ये बात की जा रही हो कि रो बेबी रो, तो क्या बच्चों को इस बारे में नाराज़ नहीं होना चाहिए? और बेबी वो किस ज़मरे में कह रहे थे, इस पर किसी ने सवाल नहीं किया। देखिए अनफॉर्चुनेटली मैं ये किसी तरह भी जस्टिफाई नहीं करती कि वज़ीर आज़म साहब का जो बयान या उनके अल्फाज का जो इंतखाब था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हम सब ने ही अपने सियासी लीडर्स को उनको सपोर्ट कर और माजी में जिस तरह की बातें हम जोश और जज्बे
में कह जाते हैं, हम इस महज पे अपने आप को लेके आए हैं कि आज तमीज़, तमद्दुन, इसका कोई दायरा रह ही नहीं गया। तो जिस तरह पेपर्स उछाले जाते हैं उस वक्त तो कहा जाता है जी इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है, कोई भी बात कही जा सकती है, लेकिन सिंगल आउट करके किसी एक मजमे में, और ख़ास तौर पे मजमे में जहाँ पे आपको पता है कि डायनामिक्स अलग होते हैं, मजमे को उभारना भी होता है, उनके जज्बात को भी लेकर चलते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कोट की जाती हैं। लेकिन फिर भी जी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को थोड़ा मोहतात तो होना पड़ेगा, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ एक सियासी लीडर नहीं है, अपोजिशन लीडर नहीं, वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। अफसोसनाक था जो कुछ हुआ, लेकिन इसकी रिवायत हमें हर पॉलिटिकल पार्टी में मिलती है। तो बिलावल भुट्टो साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब बहुत बड़ा मॉरल हाई स्टैंड इस पर ले नहीं सकते। ये मेरा मौदबाना या मासूमाना तज्जिया है। अब जी आगे बढ़ते हैं हमारे साथ। आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं जिस खिताब पे बड़ा वावेला मच रहा है उसकी कुछ झलकियां कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा क्या। जो दूसरे मैसेजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो आज भी इस बात पे कायम हैं कि एहतसाब होगा, एहतसाब का दायरा सख्त होगा, NRO किसी को नहीं मिलेगा और मुल्क की लूटी हुई दौलत को वापस लाया जाएगा। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अब ये वो खिताब था जिसने इस वक्त तहलका मचाया हुआ है, आग लगाई हुई है ट्विटर पे और धड़ाधड़ गर्मा गर्म बयानात आ रहे हैं। लेकिन ज़रा रियल इशूज़ की तरफ जाते हैं। असद उमर साहब की वजारत ख़जाना से अलहदगी के बाद हम देखते हैं कि काफ़ी इस पर भी शोर मचा और असद उमर साहब ने इसको टैकल भी किया। उन्होंने कहा कि जी माजी में अगर हम जरदारी साहब के दौरे हुकूमत को देखते हैं, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थी, तो एक नहीं, दो नहीं, 4 मुख्तलिफ वज़ीर ख़जाना को तबादला हुआ, यानी नए नाम आपने देखे कि इस वजारत को संभालने के लिए आए। तो अब ये तनकीद क्यों की जा रही है, इस पे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर आवर सेगमेंट एक्शन का रिएक्शन चौधरी मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगी कि असद उमर साहब के बयान को आप कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि जी किस बात पे तनकीद की जा रही है, इसको फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्यों समझा जा रहा है, और जो सबसे बड़ा सवाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाया है कि जी क्यों तब्दील किया गया, बताइए हमें, एतराफ़ कीजिए कि आपकी माशी पॉलिसीज़ फेल हो गई हैं। तो इनके अपने दौरे हुकूमत में 4 वज़ीर ख़जाना को तब्दील किया गया था, तब तो ये सवालात नहीं किए गए। आपका क्या रद्द अमल है? जरा देखिए ये तो बेचारे असद उमर का वो कहते हैं ना कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो वाली हालत है। अच्छा। हमने कोई अदम एतमाद किया, उसकी अपनी पार्टी ने उसको निकाला है, उन्होंने उसकी अपनी पार्टी ने उस पर अदम एतमाद किया है। अगर कुछ कहना है तो उनको कहें। जहाँ तक ये कहा कि 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील किए, तो उसमें से एक हमारा जो वज़ीर ख़जाना है जो सबसे आखिर में आया जी, वो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है इस वक्त, सलीम मांडवी वाला। नवीद कमर साहब हमारे पुराने पार्टी के हैं, वो अब भी पार्टी के साथ हैं, वो MNA हैं। बाकी 2 जो हैं उन्हें आपने उधार पे ले लिया। एक हफीज़ शेख साहब हैं, उनको आपने ले लिया। एक शौकत तरीन साहब हैं, वो आपकी जो कमेटी बनी है उसके मेंबर हैं। तो आप तो हमारे जो लोग थे, जो 2 वज़ीर ख़जाना थे, उनको उधार पे लेकर चल रहे हैं, और आपको उन्होंने लात मारी और निकाल दिया। अब आप कहेंगे कि ये बात क्यों करते हैं लात मारने वाली, तो आप तो उनका दिमाग थे। इसका मतलब PTI की हुकूमत अगर दिमाग के साथ ये हालत थी तो दिमाग के बगैर क्या हालत होगी आपकी। तो ये आप बजाय इसके कि पीपल्स पार्टी से कोई गिला करें, आप अपनी हुकूमत से गिला करें कि मुझे क्यों निकाला। ये तो किसी और का नारे साहब, मुझे क्यों निकाला। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, अभी तक तो चले आप लोग भी तनकीद कर रहे थे PTI की माशी पॉलिसीज़ पे, और आपने कहा कि जी ये एक्शन, इधर उधर की डांट, ये सारी टेंशन्स नहीं थी। हमें लगता है वी वर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, ज़िंदगी बड़ी सिंपल थी। लेकिन आज के बच्चों की अगर ज़िंदगी पे एक नज़र डाली जाए तो क्या वाकई उनकी ज़िंदगी इतनी आसान है? आज एक छोटा सा बच्चा भी कंप्लेन करता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, उसके पास खेलने का टाइम नहीं है, लेजरली वो बोर हो रहा है, सर में दर्द के जाके बोल। आज का बच्चा बोर क्यों होता है, आज का बच्चा थका हुआ क्यों महसूस करता है, और उसको ज़िंदगी में स्ट्रेसेस क्यों फील होते हैं? हमारे बचपन और आज के बच्चों के बचपन में क्या फ़र्क है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट होगा। खुसूसन वो पेरेंट्स जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जो उनके डेली मसाइल से थोड़े से उलझते रहते हैं कि जी बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा बात नहीं सुन रहा, बच्चा डिप्रेस हो रहा है, चिड़चिड़ा है, ज़िद्दी है। ये शो आपके लिए है। कभी ना कभी हमें अपने घर के माहौल और अपने रवैये पर नज़र डालनी पड़ेगी कि क्या हमसे तो कोई गलती नहीं हो रही जिसकी वजह से उसकी पर्सनालिटी में ये चेंजेस आ रहे हैं। तो आप हमारा शो देखिए, और सबसे बढ़कर ये कि आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। यू कैन कॉल अस ऑन आवर
हुना नंबर्स, द नंबर इज़ ऑन योर स्क्रीन। कॉल कीजिए, बताइए आपके घर में अमूमन लड़ाई कहाँ होती है। अक्सर घरों में तो नाश्ते की टेबल से लड़ाई शुरू हो जाती है। अम्मी कहती है अंडा खाओ, बच्चा कहता है अंडा नहीं खाना। अम्मी कहती है जूस पियो, अम्मी जूस नहीं पीना। और ये फिर लड़ाई का सिलसिला जब तक बच्चा सो नहीं जाता ना कि बेटा अब सोने का टाइम हो गया, नहीं अम्मी अभी जागना है, थोड़ी देर कार्टून देखने दें। ये किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है इन रिलेशनशिप्स को, दैट इज़ द की क्वेश्चन टुडे। हमारे साथ मौजूद हैं हुमा बुखारी, अ वेरी वेल नोन एजुकेशनिस्ट, जो प्रोडक्ट इस सारे सिलसिले से निकल के बनता है ना फिर, और जो कॉलेज में पहुंचता है उससे निपटते हैं, और ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द बच्चों को भी देखते होंगे। लेकिन गलती आपको लगता है पहले हो चुकी होती है जो फिर आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है सुधारें? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि वो साइंटिफिकली तो मेडिकली प्रूवन है कि 7 साल तक आप बच्चे का जो नेचर बनाते हैं, जिस तरह उसके टेम्परामेंट्स को डेवलप करते हैं, वो आगे जाके उसी को कैरी करता है। और हम ये समझते हैं कि छोटा बच्चा ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या जब बड़ा होगा तो समझा देंगे, लेकिन ये कि वो सारा बच्चा अपनी सोसाइटी से, अपने इर्द गिर्द से, अपनी फैमिली से जो एब्जॉर्ब करता है, वो 7 से 8 साल तक की उम्र तक कर चुका होता है। उसके बाद तो वो सिर्फ उसको उसकी ब्रशिंग होती है, वो उसी को आगे लेके चलता है। इतना इंटरेस्टिंग है कि आपने यहाँ पे 7 साल का जिक्र किया, क्योंकि हज़रत अली करम अल्लाह वजह का कॉल है कि अपने बच्चों को 7 साल की उम्र तक बादशाहों की तरह ट्रीट करो, उससे अगले 7 साल गुलामों की तरह ट्रीट करो, और फिर उसके बाद जो 7 साल यानी 14 से 21 साल की जो उम्र है वो तुम्हारा वजीर बन जाएगा। बिल्कुल। तो वो पहले के 7 साल जब हम उसको गुलामों वाला ट्रीटमेंट देते हैं हम वहीं से फाउंडेशन हिला देते हैं। हम बिल्कुल कंफ्यूज हो गए। हम उससे जो आजकल आसाइशें देते हैं वो इस तरह की जैसे लगे कि वो कोई बादशाह है, लेकिन हम उसको उन गैजेट्स का गुलाम भी बना देते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो बहुत जहानत और अक्लमंदी से हमारी ज़िंदगी में उस तरह सपोर्ट करेगा जैसे कोई वजीर बादशाह की करता है। अच्छा, कुछ चेंजेस का जिक्र करते हैं यहाँ पे। अब हमारी लाइफस्टाइल कैसे बदली है। पहले तो एक बच्चे को, जैसे एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि एक बच्चे को सिर्फ उसके माँ बाप रेज नहीं करते, उसकी तरबियत नहीं करते, पूरा विलेज लेके चलता है। अब विलेज से मुराद होती है, आपको भी याद होगा हमारे बचपन में तो आस पड़ोस में हम सबको जानते होते थे, अंकल आंटी सलाम करना हमें पता है, रोज़ लोग दिखते भी थे। फिर इसके अलावा कुनबे बहुत बड़े होते थे, उसमें कज़न्स भी हैं, चाचा मामू दादी नानी सब साथ रह रही है, तो आपका एक इन्फ्लुएंस इन रिश्तों की पहचान होती थी। आहिस्ता आहिस्ता जी हमारे न्यूक्लियर फैमिली से, इससे हमारे रवैये बच्चे बड़े अलहदगी पसंद, इंडिविजुअलिज्म पे आ गए। बिल्कुल शेयरिंग का जज्बा नहीं रहा। देखिए, बच्चे के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है कि उससे जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो अब वो डे केयर सेंटर्स में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो गई कि हम कहते हैं कि बच्चों को डे केयर सेंटर में डाल दें ताकि वो किसी ना किसी इंसान के साथ वो इंटरेक्ट करता रहे। बच्चों को सिखाता इंसान है, और दूसरे ये कि उसको क्वालिटी टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उसके हेल्थ का ख्याल से उसको खाने पीने की चीज़ें देके या उसको स्पोर्ट्स और स्किल डेवलपमेंट की तरफ भी लाए गए। आपको याद होगा कि पहले बच्चे 5-6 साल में कुरान शरीफ ख़त्म कर लेते थे। अब क्यों? इसलिए कि बच्चे के अंदर वो जहानत होती है कि वो चीज़ों को याद करना, उसे सीखना समझना जो है उसके लिए आसान होता है। अब हम उन चीज़ों से हटते जा रहे हैं। आप नॉर्मल प्रैक्टिस देखें तो आपको ये नज़र आएगी कि अगर बच्चे को खाना खिलाना है, अगर बच्चे को खामोश रखना है, तो आप उसे कोई गैजेट दे देंगे और उसे उन कार्टून्स पे लगा देंगे, जिसके लिए पेरेंट्स को ख्याल भी नहीं होता कि वो उसमें वायलेंस है, उसमें किस किस्म का मैसेज है जो बच्चे कंसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं उससे। और उसकी वजह से होता ये है कि उसमें उसके अंदर एक चिड़चिड़ाहट, उसके अंदर एक एग्रेशन बढ़ता चला जाता है, और उसके अंदर जिद का एलिमेंट आता जाता है, और फिर पेरेंट्स को शिकायत होती है कि हम सब कुछ इसके लिए करते हैं लेकिन बच्चा जिद्दी है। मुझे एक बात समझ नहीं आती हुमा, और इसको हम शायद ब्रेक के बाद इसलिए भी एक्सप्लोर करेंगे कि माहिर नफ्सियात भी हमारे साथ मौजूद होंगी। पहले ज़माने में कहा जाता था कि शादियाँ अर्लियर एज में होती थी, यानी लड़का और लड़की यानी दोनों जो वालिदैन हैं उनकी एज कम है, लेकिन फिर भी वो तरबियत में, वो बच्चे की उठान में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते थे, उनका एक ग्रिप भी होता था उस चीज़ के ऊपर। आज जबकि हम देख रहे हैं कि शादियाँ लेट होती हैं, यानी बनिस्बत पहले के ज़माने में अब लोग अपने 20s में होते हैं, एस्टैब्लिश्ड होते हैं, फिर भी थोड़ा वेट करके अपनी फैमिली ग्रो करते हैं, और साथ साथ उनमें अब समझदारी ये भी है कि ख़वातीन भी घर से बाहर निकल रही हैं। हम इस डिबेट में नहीं जा रहे कि वो बेहतर माएँ साबित होंगी या उतनी अच्छी माएँ साबित नहीं होंगी। सवाल ये है कि अब मैं एक मैच्योर एज में हूँ, फिर भी मुझे बच्चे की तरबियत करना या उसका दोस्त बनना, उसको बेहतर इंसान बनाना क्यों नहीं आ रहा? वेयर आर द लकूनास? क्योंकि एक आम लोगों के जहन में बात ये ज़रूर है कि जी पहले ज़माने में पेरेंट्स की रिट ज़्यादा होती थी, अब बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे ज़िद्दी हैं, बच्चे स्टबन हैं। तो ये क्या गैप आया है, इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज बात हो रही है बच्चों की। तो हमारे बचपन में और आज के बच्चों के बचपन में फ़र्क ये है कि हमारे बचपन में हमसे जो सवाल किए जाते थे वो बड़े मुख्तलिफ थे। आज आप बच्चों के साथ बैठते हैं, उनसे कहते हैं बेटा तुमने बड़े होकर क्या बनना है। हमसे भी ये सवाल होता था लेकिन फोकस ज़्यादा नहीं था। हमसे पूछा जाता था आपको अम्मी ज़्यादा पसंद है या अब्बू ज़्यादा पसंद है, जिसका आज तक मुझे सही जवाब नहीं पता। बहरहाल जी, आप हमें कॉल करके ज़रूर बताइए कि आज क्या आप फ़र्क देखते हैं बच्चों के बचपन में। कुछ लोग ये भी कहते हैं आज के बच्चे बड़े चालाक हो गए हैं, वो बचपन वाली मासूमियत ही नहीं रही है, हमसे ज़्यादा इनको पता होता है। भैया वक्त के साथ साथ अगर आप अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपडेटेड नहीं रखेंगे, तो फिर बच्चा आपकी अथॉरिटी को माने कैसे। कई चीज़ों में आजकल मैंने वालिदैन को देखा है जी, कंधे उठा के कहते थे हमें कोई नॉलेज नहीं है, तुम खुद ही डिसाइड कर लो। दैट्स वेयर द गैप इज़ कमिंग। हमारे साथ अब मौजूद हैं नीलम। थैंक यू सो मच नीलम। एक माहिर नफ्सियात का इसमें एलिमेंट बहुत ज़रूरी था। थोड़ी देर पहले हम ये बात कर रहे थे कि आजकल की जो मदर्स हैं जनरली जो एज ऑफ स्टार्टिंग अ फैमिली है एट एन एवरेज वो रेज हुई है। पहले 18-16 साल की लड़कियों की भी शादी हो जाती थी। दे यूज्ड टू हैव देयर फर्स्ट चिल्ड्रन इवन बिफोर द एज ऑफ 20, बट दे प्रूव टू बी मोर अट्यून्ड मदर्स। आज की खातून ग्रेजुएट भी है, काम भी कर रही है, लेकिन एक बच्चों के साथ उसका जो रिश्ता है वो पहले से बहुत मुख्तलिफ है। इसमें क्या आप तब्दीली देखती हैं? बेसिकली द थिंग इज़ कि ठीक है ग्रेजुएट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, बट द थिंग इज़ कि राइट नाउ जो औरतें हैं उनके अपने गोल्स भी डिफरेंट हैं। ठीक है, वो दे वांट टू परस्यू, उनकी एजुकेशन को परस्यू करना चाहती हैं, वो अपनी जॉब्स को परस्यू करना चाहती हैं, एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ मदर। एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। Yeah, there's nothing wrong with manage that. really well. Yeah, and but the thing is कि the right balance. You know, it's not about आप कितना टाइम दे रहे हैं बच्चों को, बट कितना क्वालिटी टाइम दे रहे हैं, किस तरीके से आप अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं, उनकी पेरेंटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। सो दैट ऑल मैटर्स अ लॉट। और बच्चे भी ज़्यादा स्मार्ट होते जा रहे हैं, ज़्यादा चैलेंजिंग होते जा रहे हैं, तो उनको उस तरीके से हैंडल करना, दैट्स ऑल्सो यू नो हमें भी अपग्रेड होना होगा उस हिसाब से। यानी हर एज की एक नीड है। और अभी थोड़ी देर पहले हम ब्रेक में ये भी बात कर रहे थे कि हुमा महसूस करती हैं कि तालीम और तरबियत हम साथ जोड़ के बोलते हैं उर्दू में, लेकिन तालीम जहाँ हमने आउटसोर्स की कि हम समझते हैं कि किसी अच्छे स्कूल में भेज दिया, वहाँ तरबियत भी हम कह रहे हैं कि टीचर ही कर दे, बच्चा हमें फुली फर्निश्ड अच्छे फीचर्स के साथ हमारे पास आ जाए। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस सनिया कहाँ बात कर रही हूँ, कराची से हूँ। जी सनिया, क्या कहेंगी? बस आपके टॉपिक के मुताबिक ही कुछ पूछना भी चाह रही हूँ, शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे भी इसी तरह छोटे बच्चे हैं और उनका इशू ये होता है कि तालीम के लिहाज से तो हम कर लेते हैं, अच्छा स्कूल ऑप्ट कर लेते हैं, अच्छी एक्टिविटीज भी कर लेते हैं। जो लैकिंग है आजकल वो फिजिकल एक्टिव करने की है बच्चों को। बच्चों के ऊपर इतना बर्डन होता है पढ़ाई का और बाकी एक्टिविटीज का कि मैं देखती हूँ कि वो अगर फिजिकली स्पोर्ट्स के अंदर और अच्छी एक्टिविटीज में इनको इन्वॉल्व किया जाए स्कूल की तरफ से या हम खुद पेरेंट्स इनिशिएटिव में। सनिया, आपको ऐसा फील होता है कि जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है? कभी आपने ये फील किया? हाँ, मुझे ऐसा लगता भी है कि उनकी एज और उनकी सेंसिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबर्डन, मतलब आपने कभी स्कूल की इंतजामिया से या असातिज़ा से इस बारे में बात करने की कोशिश की कि बच्चे को इतना होमवर्क दिया हुआ है? एग्जैक्टली मैंने बात की भी है और इस सिलसिले में तो मतलब मैंने इतना इनिशिएटिव लिया था कि मैंने इसका स्कूल चेंज किया था। फर्स्ट ईयर ऑफ माय चाइल्ड वाज लाइक कि ये लिख नहीं रहा है, ही वाज जस्ट इन नर्सरी प्री नर्सरी, और इसमें बहुत ज्यादा बर्डन था कि बाकी बच्चे इतनी तेजी से लिख रहे हैं और आप नहीं लिख रहे हैं। एंड आई वाज लाइक बच्चे पे इतना बर्डन उसके पहले ही साल में जब वो स्कूल में गया है, जब टाइम है उसका कि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से दोस्ती करे और लोगों से मिले बात करे, हम उसके ऊपर पढ़ाई बहुत ज्यादा लाद देते हैं बजाय इसके कि हम अपने बचपन को थोड़ा सा याद करें। तो हम याद करते हैं कि हम खेलते बहुत ज्यादा थे घर में, बड़ों के साथ भी और बाकी लोगों के साथ हम बहुत इंटरेक्ट करते थे, उससे हम ज्यादा सीखते थे। और आप ये देखें कि आजकल बच्चों के खेल को भी हमने, बहुत बहुत शुक्रिया सनिया कॉल करने का, खेल भी हमने ये बना दिया है हमारे घर में। जैसे माय नीस एंड माय नेफ्यू कम, तो हम उनको कहते हैं अच्छा थोड़ी देर तो हम उनके साथ खेले, फिर आपको वो शोर लगने लगता है, फिर आप उनको कहते हैं कमरे में चले जाओ। चलो हमें भी पहले ये डांट पड़ती थी, लेकिन फिर कमरे में जाके टीवी लगा दिया चुपचाप से, बस तुम लोग कार्टून देखो। सो दिस इज ऑल्सो मेकिंग अ यू नो, लेकिन व्हाट विल यू हैव टू से कि होमवर्क बिकॉज यू आर ऑल्सो एन एजुकेशनल, देना चाहिए नहीं देना चाहिए बच्चों को?
सबसे पहले तो सिद्रा ये कि पहले जो हम जनरेशन्स को देखते हैं ना, उसमें ये मैटर नहीं करता था कि बच्चा कौन से स्कूल में आपने उसको एडमिट किया है। ये देखा जाता था कि बच्चे की जो पढ़ाई है उसमें स्कूल का पार्ट और पेरेंट्स का पार्ट क्या है। ठीक है, बच्चे ने इतने घंटे स्कूल में दिए, उसके बाद घर में भी आके उसके साथ जो वालिद वालदा उसको टाइम देते थे, और फिर ये कि उसके बाद वो स्पोर्ट्स को कितना टाइम दे और बच्चों के साथ इंटरेक्ट कैसे करे। अब मसला ये हो गया है कि हमें फील नहीं होता है, लेकिन बच्चों को अभी से हमने रिस्पॉन्सिबल कर दिया है कि वो हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी जो पहचान है सोसाइटी में, उसको कैसे बढ़ाए। हाँ। और हम किस स्कूल में बच्चे को डालें कि हम जब बैठे हैं लोगों के साथ हम कह सकें कि हमारा बच्चा फलां स्कूल में जाता है, हमारा बच्चा फलां क्लब में जाता है। स्टेटस सिंबल, हम अपने बच्चे को अपने स्टेटस सिंबल के लिए तैयार कर रहे हैं। लिटरली वो एक आम कैंडी है, जिस तरह हम एक अच्छा पर्स दुनिया को दिखाना चाहते हैं। देखिए, इस बात में कोई मुज़ायका नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप अपने बच्चे की जो अचीवमेंट्स हैं उसको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन दो चीज़ें इसमें आती है। तो बच्चे का कंसेंट नहीं है। अक्सर माएँ जब बच्चा कुछ जीत जाता है तो उसको फ़ौरन फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे डाल देती हैं। इससे कैन यू इमेजिन द रिपल इफेक्ट, यानी दूसरी जो खवातीन उसको देखने हो गया है मेरा बच्चा वो अच्छा भी लग रहा होता है तो बुरा लगने लगता है। कंपैरिजन का एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप बच्चे की तारीफ और उसको शाबाश देने के बजाय, सेलिब्रेट करने के बजाय इस फिक्र में अगर लग जाए कि मैं दुनिया को कैसे बताऊं कि अचीवमेंट है, तो वो बच्चे को एक फीलिंग आ जाती है कि अच्छा जी, ये जो मेरी कामयाबी है इसकी खुशी के बजाय इसका इश्तिहार हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो गया। अच्छा, ये फील करते होंगे आई एम श्योर बच्चे। नीलम, आपको क्या लगता है कि यू नो व्हेन अ मदर पुट्स इट, देखो बच्चे का तो वो सफियर नहीं है, बच्चे के दोस्त उस तस्वीर को, उस पिक्चर को, उस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, अम्मी अब्बू के ही दोस्त उसको लाइक कर रहे हैं और शाबाशी दे रहे हैं कि वाह वाह कितना जीनियस है आपका बच्चा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस फैमिली पे साइकोलॉजिकली? ओके, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए भी वो बहुत काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चे को कह रहे हैं उसने फर्स्ट पोजीशन ले ली, ठीक है, और अगर हम उसको इस तरीके से कह रहे हैं वाह तुमने हमें बहुत प्राउड फील करवाया है, अब देखो हम सबके सामने वाली चीज सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है, अंकल्स आ रहे हैं उन सबके सामने यही चीज हाईलाइट हो रही है बार बार, राइट। तो उसने ये लर्न कर लिया है कि ठीक है, जब मैं कुछ अच्छा करूंगा तो लोगों को बताया जाएगा, और जब मैं कुछ बुरा करूंगा तब भी लोगों को बताया जाएगा। जो फियर ऑफ डिसअप्रूवल है फ्रॉम द पीपल, ये यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। अगर कोई, ठीक है, बच्चे जब बड़े होते हैं वो इंटर मैट्रिक में आते हैं, अक्सर बच्चों को डिफिकल्टी होती है, यू नो, कोई एग्जाम फेल हो गया या कोई ऐसी चीज़ हो गई, तो उनको जो उससे एसोसिएटेड फियर होता है वो ये होता है कि लोग क्या कहेंगे, अभी मैं फेल हो गया। अभी मैंने हाल ही में एक फैमिली देखी है, वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन, उन्होंने कहा कि जी पहले डिसाइड किया कि हम कनाडा मूव हो रहे हैं, तो बच्चों को उठा के वो 1 साल कनाडा ले गए, अप्रूव किया बाकायदा उनके स्कूल से। फिर वहाँ पे उन्होंने आई एम श्योर कि उसको वक्त देखा होगा जो उनके सर्कमस्टांसेस है, दे पुट देम इन एन इस्लामिक स्कूल ओवर देयर। यहाँ पे वापस आने के बाद वहाँ पे सेटल नहीं हुए, यहाँ वापस आए, स्कूल में डाला, फिर अचानक से एक और रेस में पड़ गए कि जी एक बहुत अच्छा स्कूल है, उसके एडमिशन में आपको अपीयर करना है। एंड देयर वाज एक्चुअली दिस डिस्कशन एट होम, जहाँ बच्चे ने कहा कि देखें आप मुझे ये टेस्ट करा भी देंगी, अभी तो मुझे नहीं पता कि मैंने इसकी तैयारी की भी है या नहीं, यू पुटिंग मी थ्रू व्हेन आई डोंट वांट टू गो देयर, और अगर मैं इस टेस्ट को पास भी कर लूंगा तब भी मेरा मौक़िफ़ यही होगा, मुझे अप्रूव नहीं होना। लेकिन हम सुनते नहीं है बच्चों। अच्छा, देखिए बच्चा जो है वो तकरीबन दिन में 8 से 10 घंटे अपने स्कूल में स्पेंड करता है, ठीक है, और हमारा मेन गोल ये होता है कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, लेकिन उसके लिए वहाँ की सोशलाइजेशन, उसका कंफर्ट लेवल अपने पीयर्स के साथ, अपनी टीचर्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर वो कंफर्टेबल होगा, वो साइकोलॉजिकली वेल एडजस्टेड होगा उस स्कूल में, तो उसकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। अच्छा, ये साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट पे मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बिकॉज अ लॉट ऑफ एडोलेसेंट किड्स, अ लॉट ऑफ यू नो टीनेजर किड्स, वो वापस आते हैं और वहाँ का जो लर्न बिहेवियर होता है, अगर उनको वहाँ से अप्रूवल और सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिल रही, वो बहुत परेशान वापस आते हैं। कभी कभार ये मटीरियल चीज़ों पे होता है, फिजिकल उस पे होता है कि लड़कियाँ अचानक से फील करती हैं कि भाई आई एम नॉट प्रिटी इनफ, लड़के फील करते हैं कि जी हमारा वो रोब दबदबा नहीं है, हम छोटी गाड़ी में आ रहे हैं या वैन में आ रहे हैं। इस पर हमें ज़रूर बात करनी है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? जी फरमाइए। बात हो सकती है? जी जी फरमाइए, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, आप लाइव हैं ऑन एयर। जी क्वेश्चन पूछना था एक। जी पूछ भी चुकी है, आप ऑन एयर हैं, आप सवाल कीजिए। आई एम सॉरी, आई थिंक देयर इज अ डिस्कनेक्ट ओवर देयर। इनका सवाल ले लीजिएगा। दूसरे कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रुखसाना ज़ैदी बात कर रही हूँ, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप क्या कहेंगी मैम?
हाँ, मैं ये बात करना चाह रही हूँ, आप बहुत अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं आप लोग। थोड़ी सी ये बात है कि जैसे आप थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि अगर ये जो है इंटरनेट के जरिए जो ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चों पे इफेक्ट्स हो रहे हैं कि वो सारे वक्त बैठे रहते हैं, तो ये है कि रात के वक्त क्या होता है कि वालिदैन खुद बैठे हुए अपने जैसे दूसरे ममालिक में बहन भाई हैं या कुछ है, उनसे बैठे हुए बातचीत कर रहे होते हैं या खुद दूसरी चीजें देख रहे होते हैं, तो फिर बच्चे भी इसी तरीके से करते हैं, वो भी यही कर रहे होते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है ना, जैसे कि पहले जमाने में ये होता था कि वालिदैन जो है वो यानी बच्चों को भी कहते थे ये टाइम हो गया, अब इसके बाद जागना नहीं है, सो जाओ, सुबह फजर के वक्त उठो, नमाज पढ़ो, और फिर खुद भी सदब कर रहे होते थे। जब आँख खुलती थी तो वालिदैन सदब कर रहे होते थे, या फिर उसके बाद अखबार वगैरह ये तरह की खबरों पे डिस्कशन कर रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, तो ये दुनिया दीन सबकी नॉलेज हो रही होती थी। लेकिन अब ये है कि बहुत ही फर्क हो गया, जैसे आप कह रहे ना, ये बहुत चेंज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप बिल्कुल सही, आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं कि हमारा अपना रवैया काफ़ी बदल गया है। आज जब मैंने देखा है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 20-25 साल के होते हैं, तो बुजुर्ग वालिदैन कहते हैं कि हमारे पास बैठते नहीं हैं, हमसे बात नहीं करते। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब उनका एक्चुअली टाइम था, जब वो सोफे के किनारे पे आके आपका हाथ पकड़ के अपनी तरफ आपकी तवज्जो कराते थे और कहते थे हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, उस वक्त पेरेंट्स उनको झिड़क देते तो कहते थे अभी नहीं, देख नहीं रहे हो, मैं टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रही हूँ या बात कर रही हूँ। आप जितनी अटेंशन देंगे उतनी ही अटेंशन आपको लेटर ऑन ईयर्स में मिलेगी, एंड दिस इज़ ऑल्सो लर्न बिहेवियर। लेकिन हुमा, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अक्सर औकात ये बच्चे को जो आपने एक वैलिडेशन की उसमें डाला, कुछ आर्ग्यूमेंट करने वाले कहें ये तो हर एक के साथ होता था। हमने भी जब पहली दफ़ा कोई पोएम सीखी थी तो कोई भी इवेंट हो, घर में नाना दादी चाचा चाची जो भी आए उसके सामने बच्चे को खड़ा कर देते थे। तो व्हाई इज इट दैट टुडे इट इज़ सच अ बिग प्रॉब्लम एंड इट इज़ इम्पैक्टिंग द पर्सनैलिटीज़ नेगेटिवली? इसलिए कि देखें, पहले हम बच्चे की अचीवमेंट को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाके और उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से सेलिब्रेट करते थे। अब चीज़ ये हो गई कि देखें, जैसे जैसे एराज चेंज हो रहे हैं, आपके पास हम ये कहें कि जी अब हम इंटरनेट से या टेक्नोलॉजी से दूर होंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बात ये कि बैलेंस अगर ख़त्म हो रहा है, मसाइल हमें वहाँ पे नज़र आते हैं। बच्चे को अच्छी ग़िज़ा चाहिए, बच्चे को क्वालिटी टाइम चाहिए, बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटीज़ चाहिए, और बच्चे को एजुकेशन में इनोवेशन चाहिए कि आप उसको अलग अलग तरीके से सिखा रहे हो और उसमें आपका पर्सनल एक इन्वॉल्वमेंट कितना ज़्यादा है। वो चीज़ क्योंकि मिसिंग है, तो इसलिए हमें लगता है कि हम रोबोटिक बच्चे जो हैं वो तैयार कर रहे हैं कि हमने उनके अंदर कोई भी प्रोग्राम फीड कर दिया है तो उसका आउटकम वही आना है। प्रॉब्लम यहाँ पे जाके आ रहा है। नीलम, आप क्या कहती हैं कि बच्चा पेरेंट्स से बहुत क्लोज होता है, आपके साथ इतना वक्त गुजार रहा है, आप खुद ही उसको स्कूल छोड़ रहे हैं, स्कूल से वापस ले रहे हैं, कब बच्चे की और वालिदैन की या फैमिली की ज़िंदगियाँ अलग अलग होना शुरू हो जाती हैं कि वो एक अपने बबल में कब चला जाता है आपके ख्याल? जब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। इनिशियली बच्चे जो होते हैं वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, पेरेंट्स पिक एंड ड्रॉप करेंगे, पेरेंट्स अम्मी खाना बनाएंगी तो मिलेगा, राइट, सो होमवर्क में असिस्टेंस चाहिए। लेकिन जिस तरीके से टीनेज में आने लगते हैं, ठीक है, अब बच्चों के लिए फैमिली टाइम से ज़्यादा उनके फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होने लगती है, जो कि एक एज रिलेटेड ट्रांजिशन होता है। पेरेंट्स को उसको इनकरेज करना चाहिए, रोकना चाहिए, बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स इट्स गुड, ठीक है। आप देखिए, हम सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा सोशल सर्कल हो, ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हो जिनके साथ हम कुछ चीज़ें वो डिस्कस कर सकें जो पेरेंट्स के साथ नहीं कर सकते, राइट। लेकिन बैलेंस, मॉडरेशन, कुछ चीज़ों के लिए फैमिली की जो इम्पोर्टेंस है वो फैमिली की ही है। अम्मियाँ जो स्पाइंग करती हैं, जासूसी करती हैं कि तुम्हारे बैग में क्या है, तुम किससे बात कर रहे हो, फ़ोन जब कर रहे हो तो आगे आसपास कर रहते हैं, ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? ट्रस्ट का एलिमेंट किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली पेरेंट्स और बच्चों के रिलेशनशिप में, राइट। ठीक है, श्योर, बच्चे मैच्योर होते हैं तो उनको एक जैसे कहते हैं सुपरविजन की ज़रूरत होती है एक एडल्ट की। लेकिन सुपरविजन आप किस तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते जा रहे हैं, तो आप उनके मैसेजेस चेक कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। सो इट्स हेल्दी टू एन एक्सटेंट। आपको पता है कि अभी वो टीनेज में है, ठीक है, तो एक फ़ोन शेयर करना उनके साथ, इट मेक सेंस, बट इवेंचुअली उस ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो आपको डेवलप करना होता है। और इसमें आप बिल्कुल बच्चे के लिए ऐसी सूरत हाल भी ना डेवलप करें कि उसको लगे वो गुआंतानामो बे में रह रहा है, लेकिन साथ साथ बिल्कुल ही आप उसकी तरफ से अगर बेपरवाह हो जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा, जो चीज़ें उसको भी ओपन रखें, आप उसे भी अलाउ करें कि आपका टेलीफोन वो हाथ में ले सकता है, कि उसको एक लगे कि ऐसा लगता है कि वो तो इट विल बी एक्सट्रीम। आई पर्सनली विल नॉट एग्री टू इट, क्योंकि पेरेंट्स की, एडल्ट्स की एक अपनी सैंक्टिटी होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब पीयर प्रेशर, अक्सर आपने सुना होगा कि अम्मियाँ
जब डांटती हैं तो कहती हैं कि ये लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा, हमारे घर में तो कोई नहीं बोलता है, एंड देन यू इमीडिएटली पिकअप कि ये कोई दोस्त ने ये बात कही होगी या ये कंपैरिजन कहाँ से आई है। बट टू बी एबल टू पिक अप दी स्मॉल साइंस, ये बहुत ज़रूरी होता है, और वो तभी होगा जब आप बच्चे की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होंगे और उसका और आपका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होगा। अगर आपने पहली दफ़ा ही डांट डपट के उसको किसी चीज़ पे बहुत बुरी तरह से उसकी इंसल्ट की है तो अगली दफ़ा आपको बताएगा, शेयर ही नहीं करेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी ब्रेक में हम ऑफलाइन डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग कर रहे थे, जिसमें सबसे अहम बात यह है कि बच्चों पे रोक टोक लगाने से पहले आप खुद पे अपना कितना डिसिप्लिन लागू करते हैं। बच्चे से अगर एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सच बोले, सारी बात करे, तो क्या आप उन्हीं वैल्यूज़ को अपहोल्ड कर रहे हैं? आप कितने ओपन हैं? या ऐसा तो नहीं कि बच्चा आज आपसे एक सवाल करे और आप उसको पलट के कहें बदतमीज़ वालिदैन से सवाल करते हो, ऐसा नहीं हो सकता। आज के बच्चे लॉजिक मांगते हैं, आप उनसे कोई भी बात अगर मनवाना चाहें यकीनन मनवा सकते हैं, बट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन हैव टू बी ओपन। एक जो बहुत अहम चीज़ हम नीलम देख रहे हैं कि हमारा बचपन अल्लाह का शुक्र है इंटरनेट के ज़माने से पहले का था, तो अगर हमने कोई गलती की, कोई एक्सपेरिमेंट्स किए, कोई फेस से ज़िंदगी के गुजरे, उसका कोई प्रूफ एविडेंस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद नहीं है। इन बच्चों के साथ ये चीज़ नहीं है। यानी आज अगर आप टिकटॉक करना चाहते हैं, आपकी बिल्कुल ख्वाहिश है, आप कीजिए, कोई डांस वीडियो अपलोड करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन ज़िंदगी आपको आगे कहाँ जाती है, 5 years later मे बी डिफरेंट पर्सन, तो वो चीज़ उस वक्त आपके लिए लायबिलिटी ना बन जाए। पेरेंट्स ये चीज़ आपको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं और ये रिफ्ट बन जाती है फैमिलीज़ में। इसका क्या हल है? इसका ये हल है दैट मॉनिटरिंग, ठीक है। जो बेसिकली जो टीनेज होती है और एडोलेसेंस होता है, उसमें आपकी खुद के डिसीजंस लेने की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं होती, आप मैच्योर नहीं होते हैं, राइट। तो इस एज में मॉनिटरिंग पेरेंट्स की तरफ से बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों को ये चीज़ लर्न कर लेनी चाहिए कि ठीक है, ये आपके घर के माहौल में ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं ठीक है, मेरे पास लिबर्टी है, मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसको सुपरवाइज़ करेंगे, इसको ओके और नॉट ओके करेंगे, राइट। और सिमिलरली पेरेंट्स को भी अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन्हीं से लर्न करेंगे, उन्हीं से अडैप्ट करेंगे। आप ये देखिए कि अब जो लोग पेरेंट्स हैं, अगर सिर्फ फेसबुक की बात की जाए, फेसबुक पिछले 15-18 साल से मौजूद है, तो पेरेंट्स की भी 15-18 साल की हिस्ट्री वहाँ पे मौजूद है। जो बच्चे अब ऐसा बड़े हो रहे हैं, वो भी आपकी कोई चीज़ निकाल के कह सकते हैं, अच्छा हमें तो बड़ी स्ट्रिक्टनेस कर रहे थे, यहाँ क्या हो रहा है। एग्जैक्टली। दूसरी बात ये कि देखें, अब बच्चों का उस तरह नहीं रोक सकते कि बस तुम्हें ये नहीं करना है, अब आपको उनके साथ डायलॉग करने होते हैं और इसकी अहमियत को समझना चाहिए। क्योंकि अच्छी रिवायत है, यानी मुझे कहीं कहीं लगता है कि जैसे इसलिए कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अब बहुत ज़्यादा है। लेकिन हुमा, हम ऑफिसर्स में हैं और आप जैसे एक इदारा चला रहे हैं एजुकेशन का, हम एक हायरार्की ऑफ अथॉरिटी पे तो बिलीव करते हैं ना। बिल्कुल। जहाँ डायलॉग की, यानी बतौर प्रोफेशनल्स भी अगर हमारे पास ये गुंजाइश मौजूद है कि हम अपने सीनियर्स, अपने बॉसेस के साथ एक बैठ के निगोशिएट करें, बट एट द एंड ऑफ द डे हम उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं ना। बिल्कुल। आज का बच्चा, मुझे कभी कभी ये बड़ी हैरान कुन बात लगती है कि आप कहें कि जी बच्चे के साथ सारी चीज़ों पे डायलॉग करें, उसको समझाएं, वो आपको कन्विंस करे, आप उसको कन्विंस करें, कहीं ना कहीं तो वो पेरेंट्स वाली लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना कि नहीं, कह दिया तो कह दिया। अच्छा, ये इस तरह इसलिए अब थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि पहले जो बच्चे को सिखाते थे ना, वो पेरेंट्स या आपके ननियाल ददियाल के करीबी लोग, अब उसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। उसके स्कूल कॉलेज कोलीग्स कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो बच्चे के साथ क्या क्या शेयर कर रहे हैं, और हर एक का बहुत डिफरेंट है। हम जब छोटे थे हमारे साथी भी सारे उसी बैकग्राउंड के थे, अब बच्चों के जो कोलीग्स हैं, उनके क्लास फेलोज हैं, उनमें बहुत डिफरेंसेस हैं। अगर कोई एक वालदा खुद अपना फेसबुक या टिकटॉक या अदर मीडियम्स को यूज़ नहीं कर रही है, तो और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो उसकी एग्जाम्पल दे सकता है कि भाई आपको ये शौक नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया में ये चीज़ें आम है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि जो आम है। ये बैरोमीटर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट तो उस वक्त भी थे ना जब हम छोटे थे, हम अपने पेरेंट्स यानी फ्रेंड से कंपेयर करते थे, अम्मी फलानी की अम्मी तो उनको रोज मिस्टर बर्गर खिला ही देती हैं, आप इंसिस्ट करती हैं टिंडे खाने हैं। आप ये तो मानेंगी ना कि तब चॉइसेस बहुत लिमिटेड थी। भाई लिमिटेड हो या कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे अम्मी अम्मी थी, अम्मी हिटलर थी, अम्मी ने कहा कि ये नहीं होगा तो नहीं होगा। आज की अम्मी क्यों नहीं इन्फोर्स कर पाते? क्योंकि वो टाइम जो आपकी वालदा आपको देती थी ना, कि आप ये पूरे यकीन से कह सकती हैं कि वही टाइम आजकल हर माँ अपने बच्चे को दे रही है।
टाइम का मसला है। बहुत सारी चीजें हम अचानक किसी चीज की अहमियत को गैर जरूरी समझते हुए उसको दूर हो जाते हैं, और जब हमें कोई चीज इरिटेट करती है हम उसके लिए बच्चे को फोर्स करते हैं। पहले तो हर थिक एंड थिन में आप बच्चे को सिखा रहे होते थे, हर चीज की तरबियत कर रहे होते थे, ऐसे खड़े होना है, ऐसे बैठना है, इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है। अब बहुत सारी चीजें मिसिंग है। हम बिल्कुल अचानक ये सोच लें कि आप एक बात कोई बच्चे को कहेंगे और वो मान जाएगा, वो आजकल पॉसिबल नहीं है। या तो आप उसके लिए उसी रूटीन को फॉलो करें जो पिछले पूरी जनरेशन से चली आ रही है। I want to come back to this writ only. वो आप प्रेशर शायद इसलिए कहना चाह रहे हो क्योंकि आप पेरेंट्स प्रोफेशनल्स हैं, वक्त कम होता है, वो चाहते हैं अच्छा। Also because you know कि you feel like कि मुझे एक अच्छा पेरेंट साबित होना है, मेरी कोई पेरेंटिंग से मेरा बच्चा किसी नेगेटिव चीज में ना पड़ जाए, जिस वजह से ना कहने में बहुत डर लगता है। अच्छा, या दैट्स हैपनिंग टू। पेरेंट्स ना नहीं कह पाते, बच्चों को पिकनिक पे जाना है, टूर पे जाना है, यू नॉट कंफर्टेबल विद इट, आपको लगता है कि ये इवेंचुअली जाकर इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ना हो मेरे बच्चों पे कुछ, सो आई कांट मे बी से नो टू हिम। हमारे पेरेंट्स अच्छे थे, सोचते ही नहीं थे कि साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो ना हो। जैसे कहते हैं कि अवेयरनेस का एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये होता है कि हम हर चीज के बारे में बहुत कॉशियस हो जाते हैं। बट माई क्वेश्चन इज कि ये जो अब पेरेंट्स कॉन्शियस हुए हैं कि शायद हमारी ना की वजह से, हमारी ज्यादा रोक टोक से बच्चे पे कोई मनफी असर ना पड़े, क्या ये अच्छी रविश है? क्या इससे वाकई जो हम अगली जनरेशन बना रहे हैं जो आगे उभर कर सामने आएगी वो हमसे बेहतर होगी? नहीं, कंट्रोल तो होना चाहिए हर चीज में, बैलेंस एंड बाउंड्रीज। आपने कहाँ ना कहना है, कहाँ लिमिटेशंस ड्रॉ करनी है और कहाँ हाँ कहना। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें जी, आईने के सामने खड़े हो के अम्मी अब्बू थोड़ी देर कहें नहीं बेटा ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, और बिल्कुल स्ट्रेट एक्सप्रेशन के साथ क्यों नहीं करना है, उनको लॉजिक्स क्या है उसकी, वो हमें नहीं बहुत पसंद है, ज्यादा बहुत ज्यादा लॉजिक में भी ना जाए, 2 या 3 रीजन का स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत जरूरी चीज इसमें यह है कि पेरेंट्स जो मदर और फादर हैं दोनों आपस में उनका ओपिनियन सेम हो। अक्सर ये होता है अम्मी ना कह रही होती है, अम्मी हमेशा से विलेन बनी हुई होती है, वो फादर से जाकर पूछते हैं, फादर परमिशन दे देते हैं। अच्छा, फादर्स थोड़े से एब्सेंट भी होते हैं ना, उनको पता ही नहीं होता कि अम्मी का नैरेटिव क्या है, और बच्चे भी बड़े चालाक होते हैं, तो उस वक्त पे जाके अब्बू को पकड़ते जब तक अब्बू ने अम्मी से पूछा नहीं होता कि इस पे कहना क्या है। फिर उसके बाद बच्चे अब्बू को पता चलता है कि अम्मी ने इस बात पे ना की हुई है, तो फिर बेटा वो करो जो अम्मी ने कहा है। Exactly. तो दैट कॉन्ग्रुएंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े खानदान से छोटी गर्ल पेरेंटिंग है, तो अब आप कि फैमिली यूनिट्स में भी बहुत टाइम मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वी वांट टू वो मर्द या औरत हो, अगर वो सिंगल पेरेंट है तो यू आर बेसिकली टेकिंग ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द पेरेंट्स, यानी माँ बाप आपने दोनों बन के बच्चे को बड़ा करना होता है। उनके लिए क्या मुश्किलात हैं और इसका असर बच्चे पे कैसे पड़ता है, क्या वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है या अपने पेरेंट को अंडरस्टैंड करता है, ये हम जानेंगे किसी और इंशाल्लाह ताला बिग डिस्कशन में। लेकिन आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। कमेंट्स और फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरे दोनों गेस्ट का, नीलम का, हुमा का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। आपसे कल फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।